नमस्कार। चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब हमारे सामने हैं। सारे रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। कहां किसको कितनी सीटें मिली, जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वापसी हुई है। टीएमसी ने हैट्रिक लगाया वहां पे। तो उधर ममता बनर्जी आज विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं और 5 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और इसके बाद 6 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेंगी ममता बनर्जी। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार न कहें, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, अन्य सदस्य, उनका भी शपथ ग्रहण होगा 6 तारीख को, यानी 6 मई को। लेकिन 5 मई को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगी ममता बनर्जी। उसके अलावा तमिलनाडु, जहां पर एआईडीएमके पहले सरकार में थी, अब सरकार में वापसी हो गई है डीएमके की। दूसरी तरफ केरल, जहां एलडीएफ सरकार में थी और फिर से वापसी हुई है 97 सीटों के साथ एलडीएफ सरकार में है, जबकि अदर्स के खाते में 2। और कांग्रेस को वहां बहुत घाटा उठाना पड़ा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि केरल में दोबारा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस 41 सीटों पे ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहा हूं, यानी यूडीएफ की बात कर रहा हूं। कांग्रेस अकेली नहीं, पूरा गठबंधन। उसी तरह असम में देखें तो जहां कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि वो वापसी करेगी, यानी कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी और खुद सत्ता पर आसीन होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां भी, यानी असम में भी 126 सीटें जहां हैं, वहां पर मात्र 49 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को संतोष करना पड़ा, जबकि 76 सीटों के साथ एनडीए वहां नंबर 1 पार्टी पर है। यानी कि बीजेपी गठबंधन की अब दोबारा वहां पर लगातार दूसरी बार सरकार बनने जा रही है असम में। पुदुचेरी में 30 सीटों पर मतदान हुए और उसमें से एनडीए को सरकार बनाने का मौका वहां मिल गया है, क्योंकि 16 सीटें एनडीए के खाते में हैं और 8 सीटें यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में और 6 सीटें अदर्स के खाते में गई हैं। तो इस प्रकार कांग्रेस को कई जगह घाटा उठाना पड़ा है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में है, जहां कांग्रेस खुद खाता नहीं खोल पाई है। और कांग्रेस प्लस जो गठबंधन अगर आप देख भी रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, तो कांग्रेस प्लस जो है ये आईएसएफ जो है, यानी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये जो पार्टी है, जो कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन है, उसके साथ फुरपुरा शरीफ की पार्टी, इनके पास 1 सीट आई है। और अदर्स में जो आप 1 सीट देख रहे हैं, ये जयनगर की सीट है, जहां पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर ये अदर्स तो कह रहे हैं हम, लेकिन ये अदर्स टीएमसी समर्थित है। यानी कि टीएमसी के खाते में जो इस वक्त हम लोग 213 देख रहे हैं, अगर अदर्स को जोड़ लें तो ये 214 हो जाएंगे। तो 214 और 77 बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी विपक्ष के एक नेता के रूप में उभर के आई हैं इस चुनाव के बाद? ये भी इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा चर्चा ये करेंगे कि आखिर इस जो कांग्रेस की दुर्गति हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कांग्रेस को क्या कुछ करना चाहिए, उस पर भी चर्चा होगी आज। लेकिन उसके अलावा चर्चा ये भी होगी कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए उसके जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, अभी तक नहीं आए हैं। कई जगहों पर अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। 30,050 जिला पंचायतों में से अभी मात्र 30,050 जिला पंचायतों, सॉरी 3,050 हैं। 3,050 में से 702 पर बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 504 पर, तो बसपा 132 पर और कांग्रेस 62 सीटों पर आगे है। इसके अलावा 608 सीटों पर निर्दलीय या अन्य जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और ये अभी भी परिणाम नहीं है दोस्तों, कुछ परिणाम हैं। ये सूत्रों के हिसाब से, हमारे जो अपने आंकड़े होते हैं, जो सूत्र बताते हैं, उस हिसाब से ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जिला पंचायत उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के जो आंकड़े आएंगे वो हम बताएंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी को काफी घाटा हुआ है और कारण उसका है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो। आरएलडी को काफी लाभ है, बागपत और तमाम जगहों पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी काफी फायदे में है और बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर ये भी है उत्तर प्रदेश से कि राम की नगरी अयोध्या, जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पिछले लगभग 40 साल से चुनाव लड़ती आई, एक अलग आंदोलन चला और सरकार में भी आई, उसी राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी इस वक्त
जो पंचायत चुनाव है वहां धराशायी हो रही है और वहां पर 40 में से 24 सीटें सपा ने जीती है, जबकि बीजेपी मात्र 8 सीटों पर आगे है। तो ये आपको पता ही है कि 4 चरणों में जो पंचायत चुनाव हुए और उस पंचायत चुनाव 3050 पंचायत चुनाव के ये हाल हैं। तो ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पंचायत में क्यों घाटा उठाना पड़ रहा है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी क्या विपक्ष की नेता बनेंगी और नंदीग्राम में क्या दोबारा मतगणना की परिस्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि टीएमसी लगातार मांग कर रही है। और इसके अलावा तमाम दूसरी खबरों और आप सबकी बातों और इन सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त एक पैनल मौजूद है वरिष्ठ पत्रकारों का। चलिए सबसे पहले परिचय कराऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सीधे जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर। तो दीपक जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बाद में हमारे साथ एक दो और मेहमान जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका स्वागत करूंगा। और स्वागत करता हूं दोस्तों, साथियों, आप सभी तमाम हमारे साथियों का, आप सभी हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, आप सबका भी एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, चुनावी पंच में। और कल दिन भर आप लोगों का साथ मिला इस कार्यक्रम में और आज भी अगले 1 घंटे तक आप अपना साथ बनाए रखिए, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और उसके साथ साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आना चाहूंगा दीपक जी आपके पास, पश्चिम बंगाल को लेकर ही। क्या पश्चिम बंगाल के जो रिजल्ट हैं ये 13+1 213+1 यानी कि टीएमसी मान लीजिए आपकी 214 है और बीजेपी 77, ये आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, जरा ये बताइए। और दूसरी बात ये जानना चाहता हूं दीपक जी कि ममता बनर्जी जिस प्रकार उभर कर आई हैं और हैट्रिक लगाई है ममता बनर्जी और चारों तरफ से जिस प्रकार बीजेपी ने घेरने की कोशिश की, उसके बाद आपको लगता है कि अब विपक्ष को एक अपना नेता मिल गया है? देखिए, पहली बात तो है बंगाल की जो विजय है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। विपक्षी एकता की बात तो बात की बात है, अपने ही राज्य में वजूद बचाने के लिए जो लड़ाई ममता बनर्जी ने उससे लगभग पूरा देश चमत्कृत है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, विभिन्न चैनलों में जाएं, ठीक है, जो चैनल बहुत खुलकर ममता बनर्जी की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखिए कि लगभग पूरा सोशल मीडिया उनकी विजयश्री की गाता हुआ नजर आ रहा है। जिन्हें पसंद नहीं आ रहा है ममता बनर्जी का जीतना, वो भी बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो जीत है वो सामने है। सारी जनता ये देख रही है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की घेराबंदी की गई, किस तरीके से उनको हराने की सारी कोशिशें की गई। इसके बाद भी वह एक बेहद विजयी मुद्रा में बाहर निकल कर आई हैं। ये ठीक है कि अभी फिलहाल वो अपनी सीट पर हारी हैं, लेकिन जैसा कि अपन ने कल इस बात पर चर्चा की थी कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से, संवैधानिक तरीके से ही, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही वो मुख्यमंत्री तो बनेंगी, क्योंकि लोगों की आकांक्षा यही है और वही एक तृणमूल कांग्रेस की संगठन का पूरी आज तो वह रूप से अस्मिता की पहचान बन गई है। ये एक बहुत जबरदस्त जीत है जिसकी तारीफ आप देखिए लगभग सब लोगों ने की, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो सत्ता दल मतलब जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उन्होंने तो औपचारिकता वश उनको बधाई दी है और देनी भी चाहिए। यह एक राजनीतिक शिष्टाचार है जिसका पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है सारा का सारा, वह जो है ममता बनर्जी के इस समय गुण गा रहा है। इसी से शायद लोगों की अपेक्षा हुई है और यह बात उठी है कि क्या ममता बनर्जी संपूर्ण विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकती है क्या। देखिए राजीव जी, बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन निश्चित रूप से मेरी अपनी जो मान्यताएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इस वक्त ऐसा कोई भी विपक्षी नेता नहीं है जो पूरे के पूरे देश का प्रतिनिधित्व है। कल इस बात पर मैंने अपना यह भी विचार रखा था कि अब भी विपक्ष के रूप में या चाहे किसी भी एक दल के रूप में जिसकी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हो, जिसकी भौतिक उपस्थिति हो संगठन के रूप में, और है भी उसकी नैतिक उपस्थिति है, तो वो कांग्रेस की ही है, या आपको नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जो प्रदेश से या 1-2 प्रदेशों के वो पूरा का पूरा या तो खारिज हो जाता है या उसकी कोई पहचान ही नहीं है। अब आप उदाहरण चाहे जिसका भी ले लीजिए, अगर आप अखिलेश यादव का लेते हैं, एक युवा नेता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप बताइए कि
कई राज्यों में आप स्वयं जान लेंगे कि कई राज्यों में उनकी कोई विशेष उनकी स्वीकार्यता नहीं है। ममता बनर्जी निश्चित रूप से इस समय आवाज आपकी बीच बीच में कट रही है, आपको फिर से जोड़ेंगे। और लेकिन इस बीच हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा और यही सवाल जो सवाल अभी दीपक जी से मैं कर रहा था, इसी सवाल के साथ, हालांकि आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी मैं देख रहा हूं कि आप दोनों की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक सवाल मैं हमारे साथी CVS कुमार ने किया है कि कांग्रेस को एक सीट कहां से मिल गई, जो आप देख रहे हैं कांग्रेस प्लस। CVS कुमार जी, जैसा मैं पहले भी बताया कि ये कांग्रेस गठबंधन है, TMC प्लस TMC गठबंधन, कांग्रेस प्लस ये कांग्रेस गठबंधन, या कहें तो जो थर्ड फ्रंट है वो है, जिसमें कि कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और ISF भी है, यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट। ये एक सीट इंडियन सेकुलर फ्रंट के खाते में गई है, ये एक सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई है। तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन कांग्रेस ये और लेफ्ट के लिए, दोनों के लिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस वक्त है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की धरती पे और पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि इस बार नहीं जाएगा और न ही कोई लेफ्ट दल का प्रतिनिधि जाएगा। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कांग्रेस के लिए है और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लेफ्ट गठबंधन के लिए भी है। तो इस बात को इसका मंथन कांग्रेस को भी करना होगा और इसका मंथन लेफ्ट गठबंधन को भी करना होगा। ISF के खाते में एक सीट गई है और वो सीट ही हम यहाँ दिखा रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन 77 सीटों के साथ बीजेपी आगे है। सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल अभी हम कर रहे थे, जो बात हम कर रहे थे, और खासकर दीपक पासपोर्ट जी के साथ में वही सवाल आपके साथ करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में दो बातें हैं। एक तो जिस प्रकार उभर करके आई हैं, हैट्रिक लगा करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब विराजमान होने जा रही हैं 5 तारीख को ममता बनर्जी का कद जरूर बढ़ गया है, लेकिन खुद वो अपना चुनाव हार गई हैं। और काफी सारे TMC के नेता कह रहे हैं कि वहां बीजेपी ने खेला कर दिया है, और खासकर जो खेला करने वाली थी ममता बनर्जी, उल्टा खेला जो है वो बीजेपी ने वहां कर दिया। क्या ममता बनर्जी वहां फंस गई, खुद हार गई? और दूसरी बात ये कि जैसा बीजेपी की, जैसे मतलब TMC की मांग है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग रिकाउंटिंग करवाए, आपको लगता है कि अब रिकाउंटिंग की यहाँ जरूरत है? देखिए, रिकाउंटिंग की जरूरत तो है, इससे तो इनकार नहीं किया सकता। रिकाउंटिंग करानी भी चाहिए अगर मांग हो रही है, क्योंकि ये मतलब दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है। मतलब पहले कहा जा रहा था कि ममता जब आगे थी और मतलब ये था कि ममता जीत गई है तो भाजपा की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ममता की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तो संशय की स्थिति तो निश्चित तौर पर है। और जब मार्जिन कम होता है तो ये चुनाव आयोग का दायित्व तो बनता है कि वो अगर किसी की तरफ से भी मांग हो रही है रिकाउंटिंग की, तो उसको रिकाउंटिंग कराए। हमने कई जगह जो रिकाउंटिंग होती हुई देखी है, और लगभग समझ लीजिए कि नए माहौल से मैं लगातार जो हूँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कई जगह मैंने देखा है कि रिकाउंटिंग हुई है। जहां भी 1000-2000 के बीच में भी अगर होता है और आपत्ति उठती है तो रिकाउंटिंग होती है, कोई नई बात नहीं है। और जब चुनाव आयोग के ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हो और लगातार ये आरोप लग रहे हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसके स्वयंसेवक की तरीके से काम कर रहा है, तब तो चुनाव आयोग को भले ही वहां कुछ ना हो, भले ही ममता बनर्जी फिर उसके बाद 1600 की बजाय 16,000 से हार गए, लेकिन उसको अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए वहां निश्चित तौर पर रिकाउंटिंग करानी चाहिए। ये मेरा अपना मत है, बाकी वो कराए या ना कराए ये उनका एक मत है। दूसरा जिस सवाल पे आप दीपक जी के पास से मुझे लगता है उसका जवाब भी मैं थोड़ा सा दे दूं, दीपक जी भी जुड़ गए हैं, वो भी दे देंगे। देखिए, ममता बनर्जी जीत के आई है, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ी जीत है उनकी, इसमें भी कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सारी बातों में कोई शक नहीं है। लेकिन प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा जो छपी थी, उसके कुछ अंश जो थे वो मीडिया में आए थे, और उसके मुताबिक जब चीज मतलब जो मैंने पढ़ा, नहीं पड़ी, कि जो मीडिया में जो उसकी आई समरी, उसके आधार पर उन्होंने लिखा था कि देश का नेता जो हो सकता है वो हो सकता है जो जिसको हिंदी हार्टलैंड जो है वो मतलब हिंदी हार्टलैंड से हो या हिंदी को पसंद करता हो। देवेगौड़ा जी बने हैं, मोरारजी देसाई बने हैं, सब बने हैं, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन लीडरशिप के तौर पे जो है वो हिंदी हार्टलैंड निश्चित तौर पे जरूरी है। अब ये चीज मोदी जी के बारे में भी हो सकती है कि मोदी जी तो गुजरात से आए, लेकिन मोदी जी का मामला कुछ दूसरा है। मोदी जी जो है वो
प्रतिनिधि नहीं है, कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि है और कॉर्पोरेट ने उनको प्रोटेक्ट किया था। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के पीछे कोई कॉर्पोरेट जो इस तरीके से लामबंद होगा जिस तरीके से मोदी जी के पीछे कॉर्पोरेट लामबंद है और हुआ। कुल मिला के स्थिति ये है। बाकी जहां तक विपक्ष का चेहरे का सवाल है, तो विपक्ष का चेहरा भी ममता बनर्जी नहीं हो सकती है। देखिए, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार में भी मैं भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत देख रहा हूं। और इसलिए मैं जीत देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल में नंबर 2 की पार्टी है, जहां वो नंबर 3 और 4 की जमात जब्त वाली पार्टी हुआ करती थी। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी की इस हार को भी जो है मतलब हल्के में कोई ना आके और इस मुगालते में ना रहे बिल्कुल भी कि अब जो है दिल्ली फतेह हो गया और मोदी जी चले जाने वाले हैं। लोगों को अपने अंदर सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, खासतौर से जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको अपनी राजनीति में बेहद सुधार की आवश्यकता है और घमंड से बाहर निकल के आने की आवश्यकता है। और ये भूल जाने की आवश्यकता है कि जनता जो है रो पीट के थक के भाजपा से हार के उनको वोट दे देगी। अगर ये गलतफहमी किसी ने पाल रखी हो, इस गलतफहमी से बाहर जो है निकल के आने की बहुत सख्त आवश्यकता है। लगता है कि तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप जो है वो स्वयं को सब प्रधानमंत्री समझ बैठे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं होंगी। कुल मिला के आगे स्थिति खराब होगी। और कुल मिला के आज भी जैसा दीपक जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बाद नंबर 2 की पार्टी आज भी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी कांग्रेस ही है। और उत्तर प्रदेश पंचायतों के चुनाव जो आ रहे हैं, जैसे आप सबसे मरी हुई पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जानते हैं, मानते हैं, वो भी वहां कोई बुरा परफॉर्म कर रही हो आज की स्थिति में, ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ये कुल मिला के जो, और सबसे ज्यादा अच्छा स्टैग रेट इन 5 चुनावों में किसका है? अगर स्टैग रेट की बात की जाए तो स्टैग रेट भी सबसे अच्छा इस समय कांग्रेस का है तमिलनाडु में। तो बहुत सी चीजें हैं, अपने अपने तरीके से आकलन हो सकता है। असम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, निश्चित तौर पर बनी है, लेकिन अगर हम वोटों के समीकरण, वोट किसको कितने प्राप्त हुए इसके हिसाब से अगर एनालिसिस करते हैं तो हम असम का भी एनालिसिस कर लेना चाहिए, जहां भाजपा गठबंधन से कांग्रेस गठबंधन के वोट 3 या 4% ज्यादा हैं। तो ये एनालिसिस धीरे धीरे करके होते रहेंगे, किस तरह की चीजें हो रही है, किस तरह की हो रही है। बहरहाल जहां तक विपक्ष के एक मान्य चेहरे का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी जो है कोई मान्य चेहरा बन गई है। और ममता बनर्जी की मुझे लगता है अभी भी उम्र शायद 72 या 73 है, और 4 साल के बाद जब चुनाव की स्थिति आएगी तो ममता बनर्जी भी 75-76 की होंगी मुझे लगता है। ऐसी स्थिति में वो कितना नेतृत्व करने की स्थिति में होंगी, और अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या और कोई भी जो है जो क्षेत्रीय क्षत्रप या अरविंद केजरीवाल, ये कौन जो है 2024 तक आते आते ममता बनर्जी को अपना नेता मानने को तैयार होगा, ये देखने वाली स्थिति होगी। मान लीजिए 2022 में अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए आप, और इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं जैसे ममता बनर्जी ने किया, तो क्या ममता जी फिर स्वाभाविक लोग मानने को तैयार होंगे कि विपक्षी नेता हैं? तब क्या अखिलेश यादव के अंदर ये नहीं उठेगा कि अब मैं जो हूं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, मैं वहां जो हूं भारतीय जनता पार्टी को दूर चटा के आया हूं? तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी है, मतलब किसी के आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये एनालिसिस करना, ये लगा लेना कि जो है मोदी जी का विकल्प जो है विपक्ष में कोई इस तरीके से तैयार होगा, मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी है। और लोगों को अपनी जो है तैयारियां करनी चाहिए और घमंड से बाहर निकल के आना चाहिए, मेरा समझना है। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्त भी। जयशंकर जी, आपका भी स्वागत करता हूं और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने तमाम साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपने विचारों से अवगत कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं। और दोस्तों, चर्चा हम ये कर रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी जो हैं वो विपक्ष की नेता होंगी, क्योंकि कल से जब से ममता बनर्जी की हैट्रिक लगी है तब से ये चर्चा भी आम है, ये चर्चा जोरों पर है कि ममता बनर्जी एक विपक्ष के नेता के रूप में हमारे साथ, हमारे सामने आ गई हैं और इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जो स्थिति अभी है उसकी समीक्षा भी हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। उसके अलावा ये सवाल भी है कि क्या नंदीग्राम में हो गया है खेला, तो जैसा आप हमारे टैगलाइन में भी देख रहे हैं, तो ये सब बातें। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव अभी संपन्न कराए गए हैं, माफ करें, जो पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए हैं 3050 सीटों पर, उसमें कई जगह खासकर अगर देखें तो अयोध्या नगरी जो यानी राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उसके अलावा बनारस में भी जो कि
आज की तारीख में संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां भी काफी तगड़ा झटका लगा है। बड़े बड़े लोग वहां हार गए हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। तो ये आखिर बीजेपी के लिए अलार्मिंग है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। और किसान आंदोलन ने कैसे डेंट पहुंचाया है बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पंचायत चुनाव से, वो बात भी सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ अभी हम बात कर रहे थे जयशंकर जी, आपके आने से पहले चर्चा यही कर रहे थे कि क्या विपक्ष के नेता के रूप में ममता बनर्जी उभर के आई हैं और कांग्रेस को एक जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और उसमें भी उसका जनाधार अलग अलग राज्यों में देखें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो रहा है, आजादी के इतिहास में हम जड़ों को देखें वहां से लेकर के अभी तक, क्या कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर दीपक पासपोर्ट से भी हमारी बात हो रही थी। दीपक जी भी अपने विचार रख रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे। दीपक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा विचार मैं सुनना चाहता हूं जयशंकर गुप्त जी से कि ममता बनर्जी एक विपक्ष के रूप में और कांग्रेस सिमटता हुआ जनाधार, क्या कहेंगे इस पे? नहीं राजीव जी, कांग्रेस का जनाधार सिमट रहा है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती इस बात में। तो ये तो लगातार कई चुनाव दर चुनाव साबित होते जा रहा है। बल्कि एक उम्मीद की किरण जो है बीच में दिखी थी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत गई थी कांग्रेस, और कर्नाटका में भी जोर तोड़ करके सरकार बन गई थी, साझा सरकार बन गई थी। गुजरात में भी बहुत कम फासले से बहुमत से दूर हो सकी थी कांग्रेस। तो उन चुनावों को देखते हुए एक उम्मीद की किरण तो बची थी, और उसमें राहुल गांधी का जो प्रयास था तो उससे लगा था कि कांग्रेस फिर से मुख्य धारा की पार्टी और सही पटरी पे आ जाएगी। लेकिन पता नहीं बाद में फिर क्या हुआ। एक तो यह है कि जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो फुल टाइम पॉलिटिक्स कब करते हैं और कब नहीं करते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। कई बार तो लगता है कि पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और अब वो रहेंगे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी वो लंदन चले जाएंगे, कभी वो कहीं और चले जाएंगे, कहीं गायब हो जाएंगे, इशू से निकल कर बाहर हो जाएंगे। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि पूरी टीम को, कांग्रेस एज ए टीम को के मनोबल को बढ़ाने में या उसमें ऊर्जा प्रदान करने में कांग्रेस का नेतृत्व विफल रहा। या तो जो भी कारण हो, कांग्रेस में जो जितने लोग हैं हो सकता है कि वो थके हारे लोग हैं, और ज्यादातर की उम्मीद यही रहती है कि कैसे कहीं राज्यसभा का सीट मिल जाए, कहीं जहां राज्य सरकार है वहां का प्रभारी बन जाए, मतलब इस तरह के जो भी कहीं से कुछ मिल जाए, बस उसके अलावा हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है। मतलब कांग्रेस को मजबूत करने की, खड़ी करने की या उसका मनोबल बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी गांधी परिवार की है। और उसके अलावा लेकिन मुझे कुछ नहीं करना, मैं कभी कभार बयान दे दूंगा, कभी कभार कुछ हो जाएगा। इन हाल के चुनाव में भी आप देखिए कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता कहीं दिखाई नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जहां जहां गए वहां गए, जहां नहीं गए वो नहीं गए, लेकिन बाकी लोग तो कहीं भी नहीं दिखाई दिए। तो इसलिए एक तो पहली बात यह है, कांग्रेस को कई चीजें साफ करनी होगी अपने मन मस्तिष्क में। एक तो राहुल गांधी, देखिए मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, मेरा मानना है, बड़े मानना है कि आज की तारीख में अकेला कोई आदमी अगर है, हो सकता और भी लोग होंगे, राज्यों में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पे राहुल गांधी ही हैं जो इस सरकार के खिलाफ डट करके बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं, निडर होकर के बोल रहे हैं। तमाम घेरने की कोशिश उनको होती है, सब कुछ होती है, लेकिन अगर जो उद्योगपति परिवार हैं और उनसे सरकार की जो निकटता है और उसके आधार पर सरकार को जो घेरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग भी नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है। लेकिन मुश्किल क्या है कि राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं ये बौद्धिक स्तर पे, मतलब वो सोशल मीडिया, ट्विटर के जरिए कर, कभी भी आज तक जी ये ब्रेकिंग जरा मैं आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 विधानसभा सीटों के चुनाव टल गए हैं। ये जो खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल की 2 और ओडिशा की 1 सीट पर चुनाव होने थे, उपचुनाव होने थे। आपको याद होगा उसमें से कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये चुनाव, तीनों विधानसभा के जो चुनाव हैं ये टाल दिए गए हैं। ये खबर अभी अभी आई है कि जो 2 सीटें अभी उसमें भी कोरोना संक्रमण
संक्रमण के कारण उम्मीदवारों की मौत हो गई थी 2 सीटों पर पश्चिम बंगाल में और 1 सीट ओडिशा में। ये 3 विधानसभा सीटों के चुनाव टाल दिए गए हैं। तो ये एक ब्रेकिंग है, अभी आपके सामने हम दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की 2 है और ओडिशा की 1 सीट पर चुनाव होने थे। ये चुनाव कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि इसे टाल देना उचित रहेगा। और हालांकि इस पर भी कई सवाल उठे थे, क्योंकि ईद के समय ये चुनाव करवाने की घोषणा हुई थी 13-14 तारीख को, लेकिन मतलब 13 और 14 मई की बात थी, लेकिन अब इस चुनाव को टाल दिया गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। तो चलिए, अच्छी खबर है ये कि इस वक्त इस चुनाव को टाल देना ही सही है। और ये अगर फैसला अभी लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से तो ये बहुत सही फैसला कहा जाएगा। और लेकिन अभी जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप अपनी बात रख रहे थे, अपनी बातों को आगे बढ़ाइए जयशंकर जी, और उसके बाद सीधे आएंगे डॉक्टर दीपक पासपोर्ट के पास में और इन्हीं बातों पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी जयशंकर जी। राजीव जी, मैं यही कह रहा था कि राहुल गांधी जो कुछ भी अभी कर रहे हैं वो बौद्धिक स्तर पे कर रहे हैं, मतलब ट्विटर में कर ले रहे हैं या कभी कहीं और किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर के, सड़क पर जाकर के जन समस्याओं को लेकर के लड़ते हुए अभी तक हमने नहीं देखा। अब आप देखिए, एक मैं फर्क दिखा रहा हूँ। आज जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, कोरोना को लेकर के जैसे हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या बोलते हैं, हमारा अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और जो चिकित्सकीय उपकरण है वो नहीं है, रेमडेसिविर या और इस तरह की जो दवाएं हैं वो दवाएं नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ कहीं कोई उस ढंग का जो एक्टिव आक्रामक जो होना चाहिए, विपक्ष के नेता का होना चाहिए, वो हमको नहीं दिखाई दे रहा। आपको याद है कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो मामूली सी बढ़त हो गई थी, आपको लगता है कि 70 के आसपास कुछ हो गया था पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता संसद मार्ग पर रसोई गैस के खाली सिलेंडरों का प्लास्टिक का एक फोटो या ये और इस तरह से लेकर के पूरा चहलकदमी करते हुए धरना प्रदर्शन। कोरोना आज बहुत चरम पर पहुंच गया है, लेकिन कोरोना जब कम था तभी भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बहुत आसमान छू रही थी। यही नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक बार और भी ऐसा हुआ था कि जब वो अटल जी की सरकार थी और यहाँ मदन लाल खुराना जी थे मुख्यमंत्री थे, तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन से लेकर के और इंडिया गेट होते हुए सुप्रीम कोर्ट के आसपास या मंडी हाउस के आसपास वो पूरा पैदल करी थी प्रदर्शन करते हुए इसी के खिलाफ में, जो ये महंगाई जिस ढंग से बढ़ी थी उसके खिलाफ। उसका नतीजा क्या हुआ था? उसके कुछ ही दिनों बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बन गई, सत्ता में परिवर्तन हो गया। तो लेकिन ये काम राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जितनी दलित, पिछड़ी जातियों की, अल्पसंख्यक लोगों के बहु बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं, इन सवालों पे कांग्रेस को अगर कहीं कोई हस्तक्षेप, मतलब आपने बयान दे दिया, अच्छी बात है, आपने कह दिया साहब इसमें इतना खा लिया है, इसमें इतना खा लिया, लेकिन उस पर जब तक आप फोकल पॉइंट बना करके उसको लेकर आक्रामक नहीं होंगे, जब तक आप सड़क पर या संसद में उलझन से दिखाई नहीं देंगे, तब तक लगेगा कि वो एक बौद्धिक विलास जैसी चीज ही है और वो मतलब जननेता वाली छवि जो है आप नहीं बना पा रहे। तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी, कांग्रेस को अपने बूते अगर खड़ा होना है, पहली बात तो यह है कि आज तक कांग्रेस का नेतृत्व ये समझ ही नहीं पाया या इस पर कभी ढंग से विचार ही नहीं कर पाया कि वो अकेले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ये संगठित संसाधनों से युक्त ताकत को चुनौती अकेले दम पे दे पाएगी या अन्य दलों के साथ लेकर के, सहयोगी दलों, छोटे दल जितने भी यहाँ जहाँ हैं, क्षेत्रीय दल, छोटे में क्यों कहूंगा क्योंकि कई कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो जो क्षेत्रीय दल हैं और जो गैर भाजपा, गैर आरएसएस ताकतों के हामी हैं, उन ताकतों को एकजुट करके कांग्रेस लड़ेगी या कैसे क्या करेगी। तो उसके दिमाग में बार बार जब भी थोड़ी कोई सफलता मिलती है तो उसके कुछ जो चापकार मंडली है उसके अगल बगल की, वो लोग नहीं बस अब तो बस कांग्रेस है, उसके अलावा कहीं कुछ है नहीं। अब आज की तारीख में देखिए, ममता बनर्जी जो है 2024 में प्रधानमंत्री पद का पेश होंगी या नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में अकेले वो महिला है जो स्ट्रीट फाइटर है और इस सांप्रदायिक फासिस्ट गठबंधन सरकार के खिलाफ खुल करके मोर्चा ले लिए, खुल करके लड़ रही है। हमने आज तक नहीं देखा। हम बहुत समर्थन करते हैं कई बातों में अखिलेश यादव जी का, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को,
या जितने भी संभावित नेता हैं हमारे, अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल को उस समय जीएनसीटीडी का तो बहुत विरोध हो रहा है, बहुत उनको विरोध लग रहा है कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने एनडीए सरकार का समर्थन किया था। तो ऐसा खुल करके जो लड़े सभी इश्यूज पे, विपक्ष का मतलब है कि हम सरकार के विरोध में हैं तो सरकार के हर गलत काम का संसद हो, विधायिका हो या सड़क हो, खुल करके हम विरोध करेंगे, लड़ेंगे, उसके खिलाफ डटेंगे। इस काम में ममता बनर्जी ही सामने दिखाई। अब वो वैकल्पिक चेहरा बनेंगे कि नहीं बनेगी, लेकिन अपोजिशन का एक सीमेंटिंग फोर्स तो बन सकती है, सीमेंटिंग फोर्स जरूर बन सकती है। उनको भी अगर आगे कर करके लोग अपोजिशन चाहे तो एक सर्वमान्य चेहरा भी बन सकती है। वो कांग्रेस से जीती है, कांग्रेस नहीं रही है। हमको याद है कि पश्चिम बंगाल में एक बार ये गनी खान चौधरी जब नेता होते थे, बहुत बड़े कांग्रेस के, तो वो कहते थे कि मार्क्सवादियों को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ फेंकेंगे। वो सपना उनका टूटा, नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग ही मिल करके कहीं न कहीं कुछ वितरकात करते थे, कहीं न कहीं कुछ लेफ्ट के साथ अपनी मिली भगत करते थे और नतीजा होता था कि कांग्रेस सेकेंड फिगर ही रख जाती थी। उसके खिलाफ जब निकल करके ममता बनर्जी ने लड़ना शुरू किया तो आज देखिए बंगाल की क्या है, कम्युनिस्ट लोग आज कहाँ रह गए हैं। कम्युनिस्ट लोगों को भी ये समझना पड़ेगा भाई, आपकी लड़ाई जो है वो जो उनकी एक दिमाग में थ्योरी बनी हुई है कि जो बीच की ताकतें हट जाएंगी तो हमारी सीधी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से हो जाएगी और उसमें हम उनको शिकस्त दे पाएंगे। जैसे भाई जब आप कुछ रह ही नहीं जाएंगे तो आप लड़ेंगे किससे। तो इसलिए आज की तारीख में तो महत्वपूर्ण यही है कि कांग्रेस हो या जितने भी राजनीतिक दल, जितने भी भाजपा और आरएसएस की सांप्रदायिक और फांसीवादी नीतियों के विरुद्ध है, उन सबको मिलजुल करके एक सामूहिक रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि गैर कांग्रेसवाद की तरफ के, गैर भाजपावाद, गैर आरएसएसवाद की राजनीति ही इस देश को बचा सकती है। अदरवाइज अगर कोई सोचे कि हमारी तो शाखाएं हर जिले में रही हैं, हमारे शाखाएं हर गांव में हमारे कार्यकर्ता पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन उनको जोड़ने का काम कहाँ कोई कर रहा है, उनके लिए कोई सीमेंटिंग फोर्स बनने का कहाँ कोई काम कर रहा है। तो पहली बात तो यही है कि ये जो मनोबल गिरा हुआ है उसको उठाने की जरूरत है। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद कि भाई अगर हमारे साथ चलना है तो हमारी ये नीतियां हैं, ये कार्यक्रम है, इसी पर चलना होगा और संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि हम आपको राज्यसभा का टिकट दिला देंगे, आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको हम ये कर देंगे, तो सिर्फ इस काम के लिए हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। जब लड़ेंगे जीतेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि क्या किसको क्या मिल सकता है कि नहीं। तो जो चलना चाहे हमारे साथ चले और नहीं तो अपना रास्ता निकाल ले, खोज ले, किसी के आंसुओं के साथ सहारे अपनी राजनीति शुरू कर ले। तो उसमें कोई दो राय नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके रहने न रहने से कांग्रेस की सेहत पे कोई बहुत फर्क हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए यही मेन बात तो यही है कि एक तो कांग्रेस को अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना होगा। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो भी हैं, क्योंकि देखिए सीमेंटिंग फोर्स कांग्रेस में अभी भी हम ये मानने को तैयार नहीं हो पाते हैं कि कांग्रेस में कोई तीसरा आदमी आकर के और आज की तारीख में कांग्रेस को खड़ा कर पाएगा, ऐसा लगता नहीं है। ये रहेगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन उनको तय करना होगा, उनको राजनीति करनी है, सक्रिय राजनीति करनी है, 24 घंटे की राजनीति करनी है। इस सांप्रदायिक और फासिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लड़ना है तो पूरे मन से लड़ना है या आधे अधूरे मन से लड़ना है, कभी लड़ना है लड़ते लड़ते बीच में कहीं लंदन या कहीं और भी चले जाना है, तो ये सब नहीं चलने वाला। अगर आपको करना है जनता के बीच जाइए, जनता के सवालों को उठाइए। ये राफेल तो चलता ही है, उसमें तो जो भी घोटाला उस सब तो बात की चीजें रहेंगी, होती रहेंगी, लेकिन असली जो सवाल है, जिन सवालों से आम जनता जूझ रही है, जो महंगाई के सवाल है, जो बेरोजगारी के सवाल है, जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो बढ़ती हुई कीमतों के सवाल है। अब इस पर आप देखिए सवाल है कि आज ये क्वेश्चन सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहा है कि साहब जिस समय इस देश के लोग कोरोना से त्राही त्राही कर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव के लिए लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, स्मशान घाट पे चिताओं को जलाने की व्यवस्था नहीं है, 24 घंटे 28 घंटे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से हमारी बात वो बता रहे हैं साहब, हमारे यहाँ भी धोरी घाट में बरहलगंज में 24 घंटे लाइन में लगी हुई है चिताएं जलाने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब न करके ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं किया, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था नहीं किया, वैक्सीन की व्यवस्था नहीं किया, घोषित कर दिया कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाएगा। तो भाई घर में तुम्हारे टीका है नहीं और टीका लगवाने की मांग। अभी जो आधार पूनावाला का जो एक बयान आया है, यहाँ जनवरी में कितना 20 लाख या कितने टीके का ऑर्डर हुआ था, जो 138 करोड़ या 140 करोड़
आबादी वाले देश में 20 लाख करोड़ का आप ऑर्डर दे रहे हैं वैक्सीन के लिए, उसके बाद आप बात कर रहे हैं, तो ये सवाल है। अब इन सवालों के बीच अगर मजबूत विपक्ष होगा तो ये सवाल करेगा कि प्रधानमंत्री महोदय, आपने जो अपने लिए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 8,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज खरीदे, उसमें से कितने ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था हो सकती है? प्रधानमंत्री महोदय, जो आप नई संसद बना रहे हैं, जो आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, जो नई नई बिल्डिंग मतलब जवाहर भवन जिसमें हमारा विदेश मंत्रालय काम कर रहा है, मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले पूरी बिल्डिंग बनी और अपने आप में विलक्षण बिल्डिंग कही जाती है, उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्त करके नया सेंट्रल विस्टा, चूंकि उस पर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में ये सब निर्माण हुआ, तो ये अपोजिशन क्यों नहीं सवाल उठाता है? जो 26,000 30,000 करोड़ रुपए के खर्च करके नई संसद और सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, जो 8,000 करोड़ रुपए दे करके आप अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, उसकी जरूरत है इस समय देश को? या देश को ऑक्सीजन संयंत्रों की जरूरत है? देश को दवाओं, रेमडेसिविर की दवा की जरूरत है या वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है? अगर ये सवाल लेकर के जनता के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि स्वीकार्यता बनेगी, नहीं तो आप बौद्धिक विलास करते रहिए, ट्वीट करते रहिए। जयशंकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा और हमारे जो बाकी साथी हैं इन लोगों के भी विचार रखते हैं, यहाँ पर लेते हैं। और कई सारे साथी जो हैं वो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लिख रहे हैं। रविशंकर मिश्रा हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उसके अलावा असलम चिश्ती लगातार लिख रहे हैं, फिर क्षमानिधि खमारी भी हमारे साथ हैं, और जय हिंद जय भारत के नाम से भी हैं जो लगातार अनाप शनाप लिख रहे हैं। इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अजय कुमार हमारे साथ हैं, मोहम्मद यूनुस अली भी हमारे साथ, तमाम साथी बने हुए हैं। लेकिन सीधे आऊंगा दीपक पासपोर्ट जी आपके पास। सवाल यही है कि इस वक्त दीपक पासपोर्ट जी को जरा आप स्क्रीन पे लेके आइए। हाँ दीपक जी, सवाल यही है कि क्या एक तरफ तो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हैट्रिक लग गई है और 213 और एक अदर्स के जो सीट है वो भी उन्हीं के समर्थक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत हुई है। तो 214 सीटों के साथ 292 में से एक अच्छी जीत मानी जाएगी टीएमसी की। और इसके बाद से जिस प्रकार विपक्ष के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी को बधाई दी है, और एक जो इस वक्त देश में विपक्षी एकता की जो मजबूती की बात कही जाती थी वो मजबूती अब ऐसा लगता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मजबूती शायद आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करें देश के एक वैकल्पिक राजनीति की, और जिसमें कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमेशा रही है, हालांकि इस वक्त एक लीडरशिप के अभाव में कांग्रेस जरूर जूझ रही है उससे और दो चार हो रही है। और आज 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस की जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कि असम में कांग्रेस नहीं वापस आ पाई, फिर पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार चली गई, केरल में वापस नहीं आ पाई, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए एक मंथन का वक्त तो है ही, लेकिन जब विपक्ष की एकता और विपक्ष के नेता की बात आती है तो कांग्रेस को आप कहां खड़ा पाते हैं दीपक पासपोर्ट जी? देखिए, कल भी मेरी कुछ इस संबंधित बात हुई थी। मेरी आवाज आपको आ रही? सबसे पहले मैं ये चेक करूं राजीव जी, बिल्कुल। क्या मेरी आवाज आ रही जी? असली बात ये है कि लीडरशिप क्राइसिस की जो बात हो रही है, मुझे लगता है लीडरशिप क्राइसिस ज्यादा कहीं समस्या जो है वो संगठनात्मक, और उससे भी बड़ी बात जो सामान्य सदस्य है और जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच में जो एक दीवार है, जो बड़ी निष्क्रिय किस्म की दीवार है, खंडहर किस्म की दीवार है। मैं पहले भी ऐसा मानता रहा हूं कि उस दीवार को सबसे पहले तोड़े जाने की जरूरत है और इस संगठन को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म किए जाने की जरूरत है। जहां तक अगर हम किसी भी क्षेत्रीय नेता की ओर देखते हैं कि क्या वो विकल्प के रूप में या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या वो विपक्ष का नेतृत्व कर सकते, तो सबसे बड़ी कमजोरी ये है, छोटी छोटी कमजोरियों को बता कि वो नेता स्वयं इतने संकीर्ण है कि वो से बाहर जाना ही नहीं चाहते। अगर आप कहें कि क्या ममता बनर्जी के बारे में लोग तो कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल नहीं छोड़ना चाहेगी कभी। उनको अगर आप कह भी दें कि क्या आप नेतृत्व का, मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो इनकार कर दें। सब अपने अपने कोठरियों में इतने खुश हैं। मायावती को आप कहें तो मायावती के पास एक बहुत बड़ा केस, लेकिन मायावती अपने आप को इतना सीमित कर दिया। अखिलेश यादव कहां तक, शरद पवार जैसा आदमी जो एक समय निश्चित रूप से उसकी बड़ी स्वीकार्यता, उन्होंने बड़े बड़े पद संभाले, किसी समय वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ पे थे, आज भी वो उनकी कुल राजनीति जो है
वो महाराष्ट्र में सीमित है और अपने भाई भतीजों को बचाने में और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इन नेताओं से? तो अब रही बात कि राहुल जी के बारे में कहा जाता है, प्रियंका जी के बारे में कहा जाता है कि वो आक्रामक बने, ये उनका चरित्र है ही नहीं जो हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। उनका काम का तरीका एक बहुत अलग है और अगर आप उनको स्वीकार करते हैं तो उनके कार्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों से परिपक्व हुए हैं, हालांकि ये परिपक्वता की हो सकता है जो है कुछ लोगों को संतोष नहीं दे रही होगी, लेकिन मुझे कुछ चीजें उनमें निश्चित रूप से दीपक जी फिर आपकी आवाज जी चली गई है, आवाज आपकी फिर से क्लियर नहीं आ रही है। आप कुछ आप अभी आपकी आवाज क्या अभी आ रही है? अचानक कट जा रही है, नहीं आ रही है। हमारे साथ सीवीएस कुमार लगातार पूछ रहे हैं। सीवीएस कुमार जी, आपको मैं बता दूं कि पहले भी इसका आंसर दे चुका हूं कि ये जो एक सीट कांग्रेस को कहां से मिली है जो आप पूछ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो कांग्रेस प्लस है, ये थर्ड फ्रंट जिसमें कांग्रेस भी है, वाम दल भी है और आईएसएफ भी है, यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट जो फुरफुरा शरीफ की पार्टी है, इन तीनों दलों के गठबंधन में से एक सीट है जो कांग्रेस प्लस के नाम से हम लिख रहे हैं, वो है आईएसएफ के खाते में, कांग्रेस के खाते में नहीं है। ये आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, और वो भी मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी के भाई चुनाव लड़े थे, वो जीत गए हैं, वो है। उसके अलावा कांग्रेस का सूपड़ा साफ है, शून्य है कांग्रेस, शून्य है लेफ्ट। लेकिन चूंकि ये जो टैली है उस टैली में कांग्रेस प्लस दिखाया गया है, कांग्रेस प्लस, टीएमसी प्लस, बीजेपी प्लस, अदर्स, तो ये कांग्रेस प्लस इसलिए है, लेकिन कांग्रेस के खाते में नहीं है। अगर सीवीएस भाई आप सुन रहे हो तो आपको, क्योंकि ये मैं दूसरी बार इस प्रोग्राम को रोक करके और आपको मैं बता रहा हूं, आपके सवाल का जवाब मैं पहले भी दे दिया था, लेकिन फिर से अगर आप इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं तो जरूर कह रहे हैं सीवीएस कुमार जी, यस सर, बहुत धन्यवाद सीवीएस जी कि आप सुन रहे हैं। तो यही है कि कांग्रेस की सीट नहीं है, ये एक सीट जो है, ये एक सीट उसकी है, आईएसएफ की है, लेकिन चूंकि टैली में हम अलग अलग इतना बड़ा लिख नहीं सकते, तो इसलिए 3-4 जो हमारे वो होते हैं, कॉलम होते हैं, उसी कॉलम में लिखना होता है। तो कांग्रेस प्लस का मतलब वही है, जैसे बीजेपी के साथ भी दूसरे दल हैं, लेकिन हमने वहां सिर्फ बीजेपी प्लस लिखा है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में भी एआईडीएमके और बीजेपी है, डीएमके और कांग्रेस है, लेकिन हमने सिर्फ डीएमके लिखा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएमके को 157 सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस को भी 21 सीटें आई हैं, 25 में से 21 सीटें कांग्रेस, माफ करें 21 है शायद, हाँ 21 सीटें कांग्रेस जीत करके आई है। तो वहां काफी शानदार प्रदर्शन है तमिलनाडु में कांग्रेस का, तो यही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अभी जब चर्चा कर रहे हैं, हमारे एक्चुअली हो क्या रहा है कि कई सारे साथी जो जुड़े हुए हैं और आज नेटवर्क कनेक्शन काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। दीपक पासपोर्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जब चर्चा कर रहे हैं तो उनकी आवाज भी कट जा रही है, बीच में अमलेंदु उपाध्याय की आवाज भी कट रही है बीच बीच में, और आवाज कट रही है जयशंकर जी की भी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही थी। शायद मुझे लग रहा है कि जयशंकर जी ईयरफोन नहीं लगाए हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन लगाए हुए हैं, बता आवाज उनकी भी थोड़ी सी बीच बीच में कट के आ रही थी। लेकिन दीपक जी जब आप एक फ्लो में आ रहे हैं उसी समय कट जा रही है आपकी आवाज, पता नहीं क्या साजिश है आपके खिलाफ, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे लेकिन जैसे ही फ्लो में आप आते हैं आवाज आपकी कट जा रही है। और पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूं कि अमलेंदु उपाध्याय जी जब से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तब से इनका शायद इंटरनेट भी पॉजिटिव हो गया है कि वो भी, लेकिन पहले बहुत शानदार इंटरनेट कनेक्टिविटी थी इनकी, तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। अशोक भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं, कह रहे हैं बीजेपी को वेस्ट बंगाल में कितनी मिली है। बीजेपी को देखिए, जैसे हम ऊपर दिखा भी रहे हैं, 77 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं वेस्ट बंगाल में, और टीएमसी को 213 सीटें, जबकि एक सीट जो अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जबकि एक सीट जो कांग्रेस प्लस को है और एक सीट अदर्स के खाते में। ये जो अदर्स है ये टीएमसी समर्थित है, क्योंकि यहाँ पे टीएमसी के उम्मीदवार का जो नॉमिनेशन था वो खारिज कर दिया गया था और टीएमसी ने एक निर्दलीय को अपना समर्थन दे दिया था। वो ये जयनगर की सीट थी जहां उसकी जीत हुई है और ये माना जा रहा है, इसलिए कई लोग लिख भी रहे हैं टीएमसी 214 है,
लेकिन चूंकि ये आदर्श है इसलिए, लेकिन समर्थित है इसलिए हम इसको 213 और प्लस 1 दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्लस जो दिखा रहे हैं, कांग्रेस नहीं है, ये आईएसएफ है, फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो है। और बीजेपी को 77 सीटें मिली हैं, ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। गणेश सतकोता हमारे साथ जुड़ते हैं असम से। वो कह रहे हैं कि वोट और नोट के लिए भाजपा ने देश के जनता को कोरोना के मुंह में डाल दिया है। नोट का मतलब आईपीएल के मैच का होना है। अब प्रधान मनीष भी हमारे सर आपकी हर न्यूज जबरदस्त है, बहुत धन्यवाद। देवेंद्र चटर्जी भी है, जरा स्पीड कम कीजिए कह रहे हैं। स्पीड शायद ज्यादा हो रही है क्या, वॉल्यूम ज्यादा है? थोड़ा आप अपना ही कम कर लीजिए देवेंद्र चटर्जी जी, क्योंकि यहाँ से तो हम लोग बिल्कुल कंट्रोल वे में सब कुछ दिखाते करते हैं, शायद आपकी स्पीड ज्यादा होगी, तो इसको थोड़ा कम कर लीजिए। और तस्लीम खान भी हैं, असलम चिश्ती लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अली राजा भी हैं जो कह रहे हैं सर किस नंदीग्राम में दोबारा काउंटिंग होगी। नंदीग्राम में दोबारा काउंटिंग के लिए टीएमसी ने गुजारिश की है चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग अगर नहीं मानेगा तो टीएमसी का कहना है, और खासकर ममता बनर्जी का कहना है कि वो हाई कोर्ट भी जाएंगी। कल उन्होंने कहा है, कल रात को, और आज भी लगातार दिन भर इस पर चर्चा होती रही। और मेरा मानना है कि चाहे ममता बनर्जी जीतती या हारती, 1200, 1800, 1900 वोटों से अगर कोई भी जीतता या हारता है, उससे रिकाउंटिंग करवानी चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर ममता बनर्जी इसकी डिमांड कर रही हैं तो सही डिमांड है, ये बात होनी चाहिए। लेकिन जयशंकर जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने जो मांग भी की है ना, तो पूरी रिकाउंटिंग की मांग नहीं की है। वो जो पोस्टल बैलेट आए, उन्होंने कहा कि बैलेट का रिकाउंटिंग करवा लो, तो वो तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, 5-7 हजार होगा। तो उसमें जो वो भी करवाने में, और आज जो जिस ढंग का आया है, जो चुनाव अधिकारी जान की डर से डरे हुए हैं, और तो कह रहे हैं कि साहब अगर हम रिकाउंटिंग करा देंगे तो हमको हमारी जान पे खतरा हो जाएगा, इस तरह धमकियां आ रही हैं। तो कौन लोग धमकी दे रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ खेल है भाई। एक बात जो है, ये कभी समझ से परे की रहेगी। जो पार्टी 214 सीटें, 213-14 सीटें पूरे राज्य में जीत रही हैं, और उसकी सबसे लोकप्रिय नेता अपने एक क्षेत्र में पहले 1200 वोटों से जीत रही हो, उसको राज्यपाल बधाई दे चुके हो, और उसके बाद अचानक वो 1600 या 1956 वोटों से उसको पराजित दिखा दिया जाए, तो इससे आश्चर्य की बात तो है। इससे बड़ी आश्चर्य की बात हमको नहीं समझ में आती है। लेकिन अगर इसमें तो ट्रांसपेरेंसी की बात है कि अगर मुख्यमंत्री कह रही है, कोई भी उम्मीदवार कह रहा है कि भाई हमको इस मामले में संदेह है किसी खास सेगमेंट के बारे में, कि भाई इस सेगमेंट के मतों की फिर से गणना करा दी जाए, तो ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए भी, पारदर्शिता दिखाने के लिए भी चुनाव आयोग को इसमें करा देना चाहिए था। लेकिन अब वही है कि देखिए दिक्कत कहाँ होती है, एक बार जब चुनाव फैसला घोषित हो जाता है, तो उसके बाद चुनाव आयोग हाथ झाड़ लेता है। अब उसके बाद जो है कोई जो भी होगा वो मतलब अदालत में ही होगा, और अदालतों की प्रक्रिया का ये है कि कम से कम 2-3 साल, कई बार तो 5-5 साल भी निकल जाते हैं कोई फैसला होने तक, और तब तक पता लगा कि दूसरा चुनाव हो गया। तो इसलिए वो इतनी प्रक्रिया लंबी है, अभी भी है। मतलब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव दे सके कोई, या हाईकोर्ट कोई डायरेक्टिव दे सके चुनाव आयोग को कि भाई ममता बनर्जी अगर कह रही हैं तो वो मतगणना फिर से करा लीजिए, उसमें क्या नुकसान। लेकिन अब देखते हैं क्या बनती है बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, जरा आपके पास आना चाहूंगा, देखें आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। लेकिन जयशंकर जी, आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है, आवाज बीच बीच में कट तो जरूर रही है। अमलेंदु जी, सवाल यही है कि क्या आपको क्या लगता है कि ओवरऑल ये जब विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, और खासकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसमें आप कांग्रेस को कहाँ पाते हैं? और कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं अलग अलग ढंग से। कांग्रेस को अभी ये बताने दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है कि कांग्रेस बिल्कुल ही साफ हो गई है, सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है असम से लेकर के पुदुचेरी तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, कांग्रेस इस स्थिति में अब नहीं है कि अब उसकी चर्चा भी हो? देखिए, ये असल में आदिता है, और मुझे लगता है कि इस अतिवादी दृष्टिकोण के पीछे भी भाजपा का जो है कुछ ना कुछ पुश है, एक तरीके से कहा जाए। क्योंकि देखिए, एक तो कोई राजनीति में इसको समझना चाहिए, वरना तो भारतीय जनता पार्टी को लोग समझते थे, जब जनता पार्टी बनी 2 सीटें आई,
जनसंघ खत्म हो गया था, जनसंघ मुक्त भारत बन चुका था जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तो कोई खत्म नहीं होता। दूसरा, आज भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज भी सदन के अंदर राज्यों की विधानसभाओं संसद दोनों को मिला करके सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसके बाद नंबर 2 की पार्टी आज भी है। ये बातें ठीक है कि जगह जगह उसको नुकसान हो रहा है, और उसको नुकसान जो किन से हो रहा है, ये भी कांग्रेस को कहीं भी भाजपा से नुकसान नहीं हो रहा है। कांग्रेस को नुकसान जो हो रहा है वो उसे अपने लोगों से हो रहा है, जिनको मैं अपना कह रहा हूं। तो कांग्रेस को अपने लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो उससे टूट के गए लोग हैं या जिनके पीछे वो बल दे रही है, वो लोग उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां कांग्रेस सीधी सीधी फाइट में है वहां कांग्रेस फाइट कर रही है, लेकिन जहां सीधी फाइट में नहीं है वहीं भाजपा मजबूत हो रही है। आप देखते आइए सब राज्यों को उठा करके। तो ये स्थिति जो है, मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी रणनीति होगा। मैं निश्चित तौर पर इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व को जमीन पे भी उतर के काम करना होगा और जमीन पे के सोचना भी होगा। एक चर्चा में हम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के आसपास जो है जिस तरीके से बुद्धिजीवियों का जमघट इकट्ठा हो गया है, तो ये बुद्धिजीवी भी असल में दिखाई तो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं कभी कभी, क्योंकि राजनीति जो है वो बुद्धिजीवियों से नहीं चला करती है। बुद्धिजीवी जो है आपको कुल मिलाकर के ये समझ दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आपकी नीतियां क्या हो, लेकिन जमीन पे जो लड़ाई होती है वो जमीन पे लड़ाई आपका कार्यकर्ता लड़ता है, आपका जो सांगठनिक नेता होता है वो लड़ता है। तो जमीन के लोगों की उसके पास तक सीधी पहुंच नहीं होगी तो उस समय तक स्थितियां ठीक नहीं होंगी। हालांकि राहुल गांधी के आने के बाद छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा संपर्क जो है राहुल और प्रियंका से, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके की चीजें अभी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और राहुल गांधी की तरफ के आसपास भी जो जिस तरीके से है वो जनाधार विहीन लोगों का होता है। तो जनाधार विहीन लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के नुकसान पहुंचाते हैं। उनके अंदर एक ये कहा जाए कि डर लगता है, जनाधार विहीन लोग जो होते हैं कि कुछ जनाधार वाला व्यक्ति अगर आ जाएगा तो उनका नंबर कम ना हो जाए। एक अंदरूनी चीज को भी कांग्रेस को अपने अंदर में थोड़ा सा मंथन करना होगा और सफाई थोड़ी सी करनी होगी। और दूसरा, कल जयशंकर जी ने कहा था कि 23-24 जो सब जो बन जाते हैं, इनको साफ जो है संदेश देना होगा कि रहना है तो रहिए और जाइए। अब कांग्रेस की नीति ये है, इस नीति पे कांग्रेस चलेगी। समस्या ये है कि कांग्रेस के पास विचारधारा के तौर पर भी अगर मैं कहूं एक तरह से कहा जाए तो के आधार पे अपने कार्यकर्ता का आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व है, उसके पास कम्युनिज्म है, समाजवादी पार्टी के पास नाम का समाजवाद है, बहुजन समाज पार्टी के पास नाम का अम्बेडकरवाद है कि नाम तो है। कांग्रेस जो है उसके पास क्या है ये भी तो स्पष्ट हो। तो किस पे आप सिर्फ भाजपा विरोध पे तो आप एकजुट नहीं कर सकते। जो कांग्रेस का जो मैं गया था ये नेहरूवियन समाज इस रास्ते पे कांग्रेस को जाना था, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी जिसके पीछे ले गई कुल मिलाकर के और पंडित नेहरू को सिर के बल खड़ा कर दिया, तो उस पर भी तो विचार करने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक नीतियों पे जिस तरीके से निश्चित तौर पर वो लौट रहे हैं, लेकिन अगर मनमोहन नीतियां आगे बढ़ेंगी तो इसमें भी चीजें स्पष्ट हो। बिल्कुल अमलेंदु जी, बस दिक्कत यही हो रही है कि आप सबकी आवाज जो है आज पता नहीं क्यों इतनी हर जगह आपकी आवाज भी हमारे दोनों साथी सुन भी रहे थे और तमाम लोग कुछ साथी लिख भी रहे हैं कि आवाज आपकी भी कट रही है। खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उदय सिंह लिख रहे हैं कि कांग्रेस में नेताओं का अभाव नहीं था पहले, लेकिन धीरे धीरे खुद कांग्रेस राजघराने ने अपने नेताओं की धार कुंद कर दी और राहुल गांधी की वह स्वीकार्यता नहीं है। सोनिया गांधी आगे बढ़कर नेतृत्व उनको करना चाहिए। सबके अपने विचार हैं। उसके अलावा कई और भी जो हमारे साथी हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस पे भी कमेंट कर रहे हैं, ममता बनर्जी पे भी कमेंट कर रहे हैं। सीवीएस कुमार लिख रहे हैं कि दरअसल भाजपा को हराना ही मेन दृष्टिकोण रहा कांग्रेस का। बंगाल में किसी भी तरह बीजेपी हारनी चाहिए, चाहे ममता बनर्जी जीत जाएं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप दूसरे दल को जिताने के लिए और खुद को आप बिल्कुल जमींदोज कर दें, ये भी ठीक नहीं है। और यही यहाँ देखा जा रहा है। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल में और भी उत्तर प्रदेश में भी, और जो छोटे छत्रप की बात हो रही है, अलग अलग दलों ने कांग्रेस को कमजोर किसने किया? अगर इसकी बात करें तो जितने क्षेत्रीय पार्टियां बनी, ममता बनर्जी निकल के कांग्रेस से आई। आप देखिए बिहार में आरजेडी, जेडीयू और ऐसी तमाम पार्टियां, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखें
देखें तो वहां पे भी समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब मिलकर के और रालोद, ये तमाम जो छोटे छोटे दल अलग अलग राज्यों में जो निकल करके आए, वहां पर कांग्रेस कमजोर होती गई। तो कांग्रेस को भी सोचना होगा कि कैसे आज की स्थिति में मजबूत हुआ जाए। ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है, जहां दो दलीय व्यवस्था है। दो दलीय व्यवस्था से मतलब है जिन जिन राज्यों में दो दल आमने सामने होते हैं वहां पर आपस में जरूर आमने सामने की लड़ाई हम देख रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, ऐसे राज्यों में। लेकिन जहां भी 2, 3, 4 दल हैं, छोटे दल हैं, चाहे राज्यों के दल हैं, वहां पे कांग्रेस को परेशानी हो जा रही है। पिछले 10-20 साल ही नहीं, 90 के बाद से आप देखें तो ये स्थिति बनी हुई है। इसीलिए ये समझना होगा, ये देखना होगा कि आखिर ऐसी स्थितियां कांग्रेस के लिए क्या घातक नहीं हो रही हैं, ये समझने की जरूरत है। और यही सबसे बड़ी बात है जो हम यहां करना चाहते हैं। और खासकर राहुल गांधी हो कि प्रियंका गांधी हो कि सोनिया गांधी हो कि और भी कोई गांधी परिवार का हो या बाहर का हो, आज कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है। इन 5 चुनावों में पूरी की पूरी कांग्रेस, कोर टीम ही कह ले, वो कहां थी? कितने लोग निकल करके आए? राहुल गांधी अगर नहीं जा पाए पश्चिम बंगाल तो कौन गया पश्चिम बंगाल? आप सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के भरोसे, उनके अभिमान, उनके घमंड के भरोसे अगर आप छोड़ दिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी कहां है वो आप समझ लीजिए। अधीर रंजन चौधरी को समझना होगा पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या किया आपकी पार्टी के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए, अपनी पार्टी के लिए उन्होंने। ये आप अगर अहंकार नहीं छोड़ेंगे, आपको अगर ये लगेगा कि नहीं मुझे ममता बनर्जी की तरफ नहीं जाना है, मुझे वामदल की तरफ ही जाना है, तो आप जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए आपकी। वही बात आप असम में देखेंगे, वही बात आप अगर केरल जाएंगे वहां देखेंगे, वही बात आपको पुदुचेरी में और वही बात तमिलनाडु में भी समझ में आएगी और दूसरे राज्यों में जहां चुनाव नहीं है वहां भी। तो इसलिए कांग्रेस को अपने आप पे आत्ममंथन करने की जरूरत है और कई सारे साथी इस बात को लेकर के चर्चा जरूर करेंगे। और अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं, मान्यवर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की चर्चा भी हम न करें। आज भी कांग्रेस ही राष्ट्रीय स्तर पर देश का राष्ट्रीय दल है। भले ही इंदिरा जी के बाद जन नेता नहीं बन पाया, पर इसे रातों रात संभव है, ऐसा कहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रीय दल है इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तो होनी चाहिए कांग्रेस की, लेकिन चर्चा हम यही कर रहे हैं, हमारे तमाम तीनों साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम चर्चा यही कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस मजबूत कैसे हो। एक विश्लेषक होने के नाते हम लोगों को यह चर्चा तो करनी होगी कि कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस का जनाधार और कांग्रेस कहां पिछड़ रही है, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। और हालांकि ये पूरा का पूरा जो ये 5 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस बहुत खराब की है पश्चिम बंगाल को छोड़ करके, क्योंकि पश्चिम बंगाल को अगर आप छोड़ दें तो चाहे आप असम आए, चाहे आप तमिलनाडु आए, चाहे आप केरल आए, चाहे पुदुचेरी आए, पुदुचेरी में तो कांग्रेस का बिल्कुल बंटाधार करने की कोशिश पिछले 5 साल से हो ही रही थी, वो हो गई। लेकिन उसके अलावा और संगठन स्तर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत तो है ही, और वही चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हमारे साथी, अगर आप स्क्रीन पर लाइए जरा, एक बार फिर से चलें और चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। एक बार कोशिश करूंगा मैं दीपक जी आपके साथ फिर से, क्योंकि आपको जब भी ले रहा हूं आवाज टूट जा रही है। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस को लेकर के कल से तमाम बातें हो रही हैं और इस चर्चा को मैं इसलिए लाजिमी समझ रहा हूं कि 2 बातें आ रही हैं। एक जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोग सामने पेश कर रहे हैं ममता बनर्जी को कि अब विपक्ष को ममता बनर्जी के नाम से एक नेता मिल गया है, और ये भी पेशकश जो है ममता बनर्जी का नाम का कहीं न कहीं कांग्रेस को किनारे करने का। मैं ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और न ही एक शुभचिंतक होने के नाते यहां पर अपनी बात रख रहा हूं, मैं सीधा एक विश्लेषक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते बात कर रहा हूं और जो मुझे दिखाई दे रहा है वही मैं यहां इस मंच पे कह भी रहा हूं। साफ सीधी बात यही है दीपक जी कि कांग्रेस को किनारे जाता हुआ बता करके हम एक वैकल्पिक विपक्ष की ओर बढ़ने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हमसे मतलब एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म पे कल से चर्चा हो रही है ममता बनर्जी को लेकर के, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस साफ हो गई, तो वो उसका कारण ये है कि लोगों के दिमाग भर दिया गया है कि कांग्रेस का पूरा जब तक सफाई नहीं होगा देश का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन मैं उसको एक व्यापक भूमिका देखता हूं कांग्रेस की। इस कांग्रेस की इस समय कहां सरकार बनती है, कहां नहीं बनती, ये उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस की इस समय 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहला तो है
संघीय ढांचे को बनाकर रखना, जहां राज्यों के ऊपर हमला हो रहा है केंद्र का, उस पर उसकी रक्षा करना, ये देखे बिना कि वहां किसकी पार्टी है। और दूसरा है, समग्र भारत में लोकतंत्र को बचाने की भी जिम्मेदारी है। इस समय व्यापक रूप से ये कांग्रेस के ही सर पर है। जहां तक ये बात हो रही थी कि कांग्रेसी नेता सड़कों पर नहीं उतरे, मूल रूप से शीर्ष नेतृत्व, और जब हम शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो राहुल, प्रियंका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से वो सक्रिय हुए थे। आप देखिए कि चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे मजदूरों की बात हो, इसको राहुल गांधी ने बिना डरे इसको उठाया है काफी बड़े मुद्दे पे। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की लड़ाई बहुत बड़ी है और हमको बहुत रातों रात नतीजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और एक आपके किसी दर्शक ने कहा कि इस समय कांग्रेस ही है, उसकी व्यापक स्वीकार्यता है, अब पूरे देश में उसकी उपस्थिति है। मेरा भी यही मानना है कि संगठन एक है, लेकिन संगठन और नेतृत्व के बीच एक जो निष्क्रिय, जो टूटी फूटी दीवार है, उसे गिराए जाने की जरूरत है। और जब तक पहले जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय आप देखिए कांग्रेस का जो हाल था, वहां नेता और कार्यकर्ता ये मिलजुल कर आगे बढ़ते थे, वैसे ही किए जाने की जरूरत है। कांग्रेस को ये भूमिका निभानी ही पड़ेगी, चाहे आज करे, चाहे कल करे, चाहे परसों करे। राजीव जी। जी, दो बातें हैं और आपने तीनों साथियों से मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हैं उसको लेकर के चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हालांकि काउंटिंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि काउंटिंग 3 दिनों तक चलेगी। जिस प्रकार जिस गति से काउंटिंग चल रही है, 3050 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें 3050 टोटल सीटें और उसमें से अलग अलग। लेकिन दो बातें, एक बार फिर से जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा और उसके बाद अमलेंदु जी आपके पास भी। लेकिन खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, वहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी वहां काफी बुरा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और खासकर इसका असर कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन का जो हम लोगों ने देखा, हालांकि एक दो साथी रामजी यादव लिख रहे हैं कि आपको किसानों से क्या दुश्मनी है। रामजी यादव जी, शायद आप नहीं जानते हैं कि किसानों के ऊपर कितना ज्यादा हमने फोकस्ड कार्यक्रम किया और किसान आंदोलन से संबंधित कितने लाइव प्रोग्राम हमने किए हैं। मैंने खुद जा करके वहां से लाइव किया है, आपने शायद देखा नहीं है। हमारे पिछले वीडियोज को देखिए आप, किसान फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के क्या क्या हमने किया है ये आपको समझ में आ जाएगा। और आज भी चर्चा हम किसान आंदोलन को लेकर के अभी करने ही जा रहे हैं और खासकर किसान आंदोलन की चर्चा इसलिए भी करना लाजिमी है क्योंकि इस वक्त जब पंचायत चुनाव के, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की काउंटिंग हो रही है, उसमें इसका असर साफ दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में। क्या लगता है जयशंकर जी, ये तो होना ही था पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है और उसका पूरा का पूरा असर जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके लिए आप क्या किसान आंदोलन को जायज ठहराएंगे? और दूसरी बात, इसके साथ साथ एक प्रश्न और जोड़ूंगा कि अयोध्या जहां राम की नगरी है और उसको लेकर के बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया और वहां पर भी बीजेपी पिछड़ रही है। अयोध्या से पंचायत चुनाव के साथ साथ वहां के जो वासी हैं ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये दो सवाल आपसे, हालांकि समय बहुत कम है तो शॉर्ट में आप लोगों से अब जवाब चाहूंगा और बीच बीच में कट भी जाता है तो ये तकलीफ भी हो जाती है। जी जयशंकर जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में है, लेकिन हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे हमारे मऊ जिले की बात बता रहा हूँ मैं, वहां पर भी भाजपा का सुपड़ा एक तरह से साफ हो रहा है। तो एक तो किसान आंदोलन जो है, किसानों के प्रति इस सरकार की जो निष्ठुरता है, दिल्ली के सीमाओं पे डेरा डाले हुए किसान लगातार मरते रहे, जान उनकी जाती रही और धूप में, बरसात में, ठंड में छिछुड़ते हुए धरना प्रदर्शन करते रहे, उनकी तरफ इस सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने की ही बात रही, उस कानून को लेकर के अड़ी रही है सरकार। और दूसरी जो कोरोना का जो ये चला है ना, कहर जो चला है, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग तो दिल्ली में बैठ करके देख पा रहे हैं कि साहब बत्रा हॉस्पिटल में मर गए, कहाँ मर गए। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आप पता कर लीजिए, मतलब सैकड़ों लाशें हर जिले में रोज जा रही है चिताओं को जलाने के लिए। स्मशान घाटों पे 24 घंटे से लेकर 30-30 घंटे तक की लाइनें लग रही हैं और लोग लाइन लगा करके खड़े इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे किसी प्रिय का शव जो है उसके दाह संस्कार हो जाएगा। तो ये जो बुरी हालत है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है, तो ये सारा जो है गुस्सा एकदम फूट सा पड़ रहा है, फूट रहा है।
और वो इस पंचायत चुनाव में इसी ढंग से जबरदस्ती करके चुनाव कराए गए पंचायतों के। सरकार चाहती तो उसको टाल सकती थी, करवा सकती थी। हाईकोर्ट की आड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश अगर था तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते थे कि साहब हमारे यहाँ हालत बहुत खराब है, हम लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे हैं, हम अस्पताल और बेड नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसे समय में चुनाव कराया जाना ठीक नहीं होगा। 700 शिक्षकों की मृत्यु हो गई थी चुनाव की प्रक्रिया से पहले, चुनाव होते समय तक। जयशंकर जी, आपकी आवाज फिर कट जा रही है बीच बीच में। जयशंकर जी, आप जब बोल रहे हैं उसमें कई जो शब्द हैं वो बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आज काफी खराब है। अभी भी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी, तो अभी भी आवाज नहीं आ रही है, तो पता नहीं क्या कारण है, लेकिन आवाज आपकी कट रही है। सीधे अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा, तब तक मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि थोड़ा बात करें जयशंकर जी से कि क्या कारण है, क्यों आवाज कट रही है। अमलेंदु जी, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन और खासकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे अभी जयशंकर जी, लेकिन आवाज कट रही है उनकी, क्या लगता है आपको कि ये एक तो किसान आंदोलन और दूसरा राम मंदिर को लेकर के जो एक उत्साह वहां दिखना चाहिए था अयोध्या में, वो उत्साह बीजेपी के पक्ष में तो दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हमेशा भाजपा के कुकर्मों के लिए भाजपा को दंडित किया है। आपको याद होगा कि 1989 का जब हुआ तो जनता दल के जो संयोजक थे विनय कटियार, उनको एक कम्युनिस्ट मित्र सिंह यादव ने इसी अयोध्या फैजाबाद में हराया था लोकसभा का चुनाव। और आज फिर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है भाजपा के कुकर्मों के लिए भाजपा को दंडित कर रहे हैं अयोध्या और फैजाबाद में। तो ये तो है इनका अयोध्या फैजाबाद मिलाकर के मसला, जो उसको संक्षेप में कह दूं। दूसरा, किसान आंदोलन निश्चित प्रभावित कर रहा है, और ये जो बिगड़ती हुई स्थिति है कोरोना की, ये भी निश्चित तौर पर प्रभावित कर रही है, और लोगों का गुस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकल आ रहा है। इसको भाजपा को समझने की आवश्यकता है और अपना नेतृत्व बदल के इस बीमारी पे काबू पाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कुल मिलाकर के। जहां तक ये सवाल है, जैसे जयशंकर जी कह रहे थे कि साहब को ये कहा गया कि चुनाव जो है वो हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है, तो हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है, ठीक है, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए थे ना लॉकडाउन लगाने के नाम पे, और अब आपने फिर लगा दिया लॉकडाउन पूरे प्रदेश भर में कि आपने 3 दिन का 4 दिन का आ गया, आपने बढ़ा दिया। तो आप उस समय हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे जब हाईकोर्ट कहेगा कि आप 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दीजिए या आप नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए, आप उस समय नहीं मानेंगे, लेकिन 5 दिन का ही काम करेंगे। तो आप क्या क्या करेंगे, मतलब हाईकोर्ट के आप जो है किस किस आदेश के बचाव में आप अपना मतलब पीछा छुपाएंगे। कुल मिला के बात यही है, जनता पार्टी इस चुनाव के जरिए अपना राजनीतिक लक्ष्य जो है वो उसको साधना चाहती है। किसी भी तरीके से दशक के अंदर उसके जो है संख्या बल बढ़ गया है, और चूंकि उन स्थानीय निकायों से चुनाव होने हैं, 35 या 36 सीटें जो है या 40 सीटें तो आती हैं विधान परिषद की स्थानीय निकायों से, तो ये पंचायतों से, तो वो चुनाव होने हैं, और ये चाहते हैं कि 2 से पहले जो है उनका बहुमत हो जाए कुल मिला के। तो यही स्थिति है, और यही भाजपा को नुकसान पहुंचा। यही है। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव या पंचायत स्तर के जो चुनाव हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश का जो ये पंचायत स्तर का चुनाव है, ये चुनाव आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए एक लिटमस टेस्ट कह सकते हैं वहां के विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 2022 का जो जनवरी का महीना होगा, फरवरी का महीना होगा, वो विधानसभा चुनाव का होगा उत्तर प्रदेश का। यानी कि अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तैयारियां लगभग खत्म हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी जब इस कोरोना काल में, इस महामारी के बीच, जबकि एक तो 5 राज्यों में चुनाव करवा करके चुनाव आयोग फंस चुका था, उसके बाद आप अगर चुनाव करवाते हैं उत्तर प्रदेश में, और अब काउंटिंग हो रही है, और जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 700 से 800 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अधिकारी कर्मचारी जो इसमें गए उनकी, और ये आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं, बताए उस ढंग से नहीं जा रहे हैं। इन सब के बीच में आपको लगता क्या है दीपक जी कि एक तो पहली बात कि ये चुनाव करवाना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं था, आपको क्या लगता है? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार बीजेपी पिछड़ रही है, चाहे अयोध्या की नगरी हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मतलब पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक, पश्चिम तक, हर तरफ बीजेपी का खस्ता हाल है, और इस पर क्या कोरोना की मार, उसके अलावा क्या किसान आंदोलन, ये सब भी है, या बीजेपी जो 5 साल तक उत्तर प्रदेश में
रही है और वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है क्या, ये तमाम बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो आपने पूछा कि क्या चुनाव होने चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इस काल में सभा के चुनाव भी नहीं होने चाहिए थे। तमाम सुविधाएं हैं, वहां भी ऐसे चुनाव करा है। तो ग्राम पंचायतों में जो वहाँ और ही बुरी हालत है, सुविधाएं नहीं है चुनाव कराने की, तो वहां तो बिल्कुल नहीं कराया जाना था। मैं संक्षिप्त आपको जवाब दे रहा हूँ। जो आपका है कि ऐसा निश्चित रूप से किसान आंदोलन ने वहां पर प्रभाव डाला है। दूसरा, आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो नागरिकता कानून थे उसका पश्चिम बंगाल, असम के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं विरोध हुआ तो वो इसी सीमा दिल्ली के आसपास के इलाकों में हुआ था, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे इस आंदोलन वगैरह जो, उसमें भी यूपी के काफी लोग उसमें शामिल थे। एक और बड़ा फैक्टर है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वह पिछले साल कोरोना काल में जब लोग भागे थे बड़े बड़े शहरों से, तो एक बड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश बिहार के गांवों की ही थी। तो उन्होंने जो अनुभव किया वो भी कहीं न कहीं इस निर्णय में रिफ्लेक्ट नजर आ रहा है। इसके बाद अभी जो कोरोना में जो बहुत ही अब कहा जा रहा है कि कोरोना जो है वो उत्तर प्रदेश के गांवों में फैल गया है चुनावों के कारण, तो निश्चित रूप से लोगों ने इस चीज को परखा होगा, देखा होगा और अपना रोष जो है बैलेट बॉक्स के जरिए सामने लाया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब तथ्यों का असर तो दिखेगा ही। और हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, जो स्थानीय चुनाव, स्थानीय जो निकाय होते हैं, वही के वोटर जो है असली हमारा बेस है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका रिफ्लेक्शन जो है हमको आने वाले 2022 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल सही। लेकिन वही है दीपक जी, आवाज़ लगातार हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी वो रिफ्लेक्ट कर रही है, टूट रही है, कट रही है। तो इसलिए आज मैं माफ़ी चाहूँगा अपने साथियों से कि एक जो क्लियर आवाज़, क्लियर वॉइस आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी, वो हम आप तक नहीं पहुँचा पाए हैं। लेकिन कोशिश हमारी, जब कल शाम को हम आपके सामने रहेंगे तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि आवाज़ आप तक हमारी क्लियर जाए। इस बीच बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए रहे और इस कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहे। तस्लीम खान लिख रहे हैं कि हम एमपी वालों ने दमोह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताकर भेजा है और बीजेपी लेफ्ट काडर आधारित पार्टी है। बीजेपी लेफ्ट नहीं है जबकि राइट काडर है भाई साहब, पार्टी है, और कांग्रेस इमोशनल पार्टी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हारून आजमी भी हमारे साथ हैं। सर, डीएमके की 160 सीट है, मैंने यहाँ के पेपर में देखा है। एक्चुअली ये जीत के बाद जितनी सीटें आई हैं वो आप तक हम रखे हुए हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि नंदीग्राम के लोगों का दुर्भाग्य है कि उन्होंने इतनी ईमानदार, स्वच्छ छवि, सरल व्यक्तित्व वाली मुख्यमंत्री को हरा दिया। बंगाल तो जीत गया लेकिन नंदीग्राम के लोग हार गए, ये कहना है असलम चिश्ती का। हारून अब्बास का कहना है जब तक कांग्रेस गांव-गांव में अपने कार्यकर्ता नहीं जोड़ेगी और रशोकदार लोगों को नहीं जोड़ेगी, कांग्रेस का सुधार नहीं हो पाएगा। सबके अपने विचार, और इन विचारों को रखना आप सबके सामने भी जरूरी है। मयंक कुमार लिख रहे हैं अमित शाह इस्तीफा देंगे क्या, बंगाल में बोला था। यही तो सबसे बड़ी बात है। ये सिर्फ कहते हैं, ये करते कुछ नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हो, चाहे कोरोना भगाने की बात हो, तमाम बातें सिर्फ करते हैं, कहते हैं, करते नहीं है। इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे ये कहे, और इनके कई नेता कह चुके हैं कि देखिए ये सारी बातें जो होती हैं सिर्फ कहने की होती हैं। चुनाव के दौरान हम कह देते हैं, उसके बाद जरूरत नहीं है कि हम वो उस पर अमल भी करें। इसलिए ये आप लोगों को सोचना है कि बीजेपी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। बिल्कुल मयंक कुमार जी, आप सही कह रहे हैं और आपको ही जवाब में दे रहा हूं कि ये लोग करने क्या वाले हैं। ये कुछ नहीं करेंगे। इस्तीफा दे देना चाहिए ईमानदारी के साथ, लेकिन ये नहीं करेंगे। करण सिंह है जो कह रहे हैं राजीव जी, मेरा अपना ख्याल है कि कांग्रेस के अंदर ही एकता नहीं है, इसी वजह से देश के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। अच्छी तरह सर, अगर गलत हो तो आप बताओ जी। बिल्कुल नहीं सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 23 लोग जो कांग्रेस के हैं वो अगर चिट्ठी लिखते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर के भाषणबाजी करते हैं और उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है तो क्या कहा जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को उस दिन ही गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम लोगों को बाहर कर देना चाहिए था जिस दिन ये लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ और अपनी पार्टी से बिना पूछे हुए किसी दूसरे के बनाए हुए मंच पे जाकर के भाषणबाजी कर रहे थे और किसी और पार्टी के नेताओं की तारीफ कर रहे थे। उस समय ही बाहर करना चाहिए था कांग्रेस को। अगर ये नहीं करेगी कांग्रेस तो कांग्रेस फिर जिस प्रकार चल रही है, ये ढुलमुल रवैये से
कांग्रेस बिल्कुल खत्म होती जाएगी और बाद में फिर 2-4 लोग बचेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जुगनू शेख भी हमारे साथ कि मेरा एक सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी 130 करोड़ जनता का नेतृत्व करने के लायक हैं? ये सवाल तो 130 करोड़ लोगों से पूछना होगा, क्योंकि मैं अकेला हूं और 130 करोड़ में से जरूर मैं भी हूं। हाँ, विश्लेषक के रूप में मैं ये जरूर बताऊंगा कि अभी चुन के आए हुए हैं और लगभग जितने प्रतिशत भी 40% के लगभग अगर मत प्राप्त है बीजेपी को और उसके नेता के रूप में अगर इस वक्त प्रधानमंत्री के रूप में वो विराजमान हैं, तो आप नेता मानिए नहीं मानिए प्रधानमंत्री हैं, 2024 तक हैं और आपको अगर पसंद नहीं हो तो उनको बाहर कर दीजिए, कुर्सी से बाहर कर दीजिए। आप और आपके तमाम साथी बहुत लोग धीरे धीरे ये इस ढंग से प्रचार प्रसार कीजिए कि हाँ ये नेता हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसे ही तो एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, चौथे से पांचवें के बीच में बातें पहुंचती हैं और लोग एक माहौल तैयार होता है। ये माहौल तैयार करने की जरूरत है। आप देखिए पश्चिम बंगाल के लोगों ने क्या किया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भले 77 सीटें दे दी, लेकिन 213 सीटें दे करके 214 सीटें दे करके टीएमसी की सरकार तो बनवा दी ना। ये बात तो आप पूरे देशवासियों को भी सोचना होगा। आप दिक्कत ये होती है कि राष्ट्रवाद की आंधी ऐसी बह जाती है जिसमें सब लोग बिल्कुल राष्ट्रवादी हो जाते हैं और वहीं बात दूसरी दिशा में चल जाती है और राज करने वाला अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर वहां से मुस्कुराता है, बोलता है बेवकूफ बना दिया ना, चलो 5 साल झेलो मुझे। तो झेलिए अब 5 साल और, जिसमें से 2.5 साल निकल चुके हैं लगभग। रामजी यादव हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना से जब 1000 लोगों की जान जाती है तब ये सरकार 5 लोगों की मौत दिखाते हैं। यही तो है, शमशान है, कब्रिस्तान है, वहां जगह नहीं है, लाशें बिछी हुई हैं, सड़कों पे लाशें हैं, शमशानों के बाहर कई सारे एम्बुलेंस लगे हुए हैं, एक एक एम्बुलेंस में 22 लाशें हैं। उसके बाद अगर कहा जा रहा हो कि यहाँ मौतों के आंकड़े कम हैं तो अब क्या कहें। और ये सरकारी आंकड़े कुछ और हैं और हमारी नजरों के आंकड़े कुछ और हैं और उसके बाद भी मानना वही पड़ता है जो सरकार कहती है। तो सरकार अगर चोरी कर रही है, सरकार अगर हमसे कुछ छिपा रही है तो एक जन आंदोलन की जरूरत तो है। उस आंदोलन के लिए नेतृत्व की जरूरत है और जब नेतृत्व की बात आएगी तो फिर पूछा जाएगा कि हु इज द लीडर, कौन है नेता, कौन है विपक्ष का नेता। ये और यही सवाल लेकर के तो दोस्तों हम सबसे पहले आए 7 बजे से जब बैठे थे तो यही सवाल लेकर आपके सामने आए थे कि हमारा नेता कौन है। विपक्ष, हमको मोदी जी की बात पसंद नहीं आई क्योंकि कोरोना को गो कह दिए थे, विश्व गुरु बन गए थे, दुनिया को वैक्सीन दे रहे थे। अपने देश में आज भी वैक्सीन पूरे लोगों को नहीं लगवा पाए, कुछ 1 करोड़ लोगों तक ही बात पहुंची है। तब आप तो कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए और आज फिर से कोरोना की ऐसी लहर चली है कि हर तरफ लोग जो हैं परेशान हैं, हैरान हैं। कोई ऑक्सीजन के लिए घूम रहा है, कोई बेड के लिए घूम रहा है, कोई अस्पताल के लिए घूम रहा है, कोई शमशान के लिए घूम रहा है, तो कोई कब्रिस्तान के लिए घूम रहा है। तो बात यही है ना कि आखिर कैसे करें और इसके लिए फिर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम कहां आ गए हैं। और यही बात आप लोग रखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी बात रखते हैं। आप लोगों की बातें मैं भी सुनता हूं, अपने विचार भी आप लोगों के बीच रखता हूं। और जैसे हैरी सेखोन कह रहे हैं कि व्हाट इज कांग्रेस, कांग्रेस इज ओनली गांधी फैमिली, व्हाई पब्लिक इज मेकिंग ओनली गांधी फैमिली सुप्रीम। हैरी सेखोन को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार है। तो अब क्या कहा जाए इसमें। और यही इसी ढंग से अगर बीजेपी को देखा जाए तो सिर्फ वहां मोदी हैं, क्या कहा जाए, ज्यादा से ज्यादा मोदी के बाद अमित शाह हैं। इसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी क्या है, वहां पर सिर्फ यादव परिवार, उसमें भी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव हैं। आरजेडी क्या है, बसपा क्या है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी क्या है। तो सिर्फ आप गांधी परिवार या कांग्रेस की बात क्यों करते हैं। आप तमाम और परिवारों की बात करो, तमाम और पार्टियों की बात करो ना। और अगर बीजेपी की बात करते हो तो बीजेपी में क्या वंशवाद नहीं है। बीजेपी में पिछले 7 साल से आप क्या देख रहे हैं, मोदी के अलावा कुछ देख रहे हैं। तो इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं मिस्टर हैरी सेखोन। तो ये सब चर्चा करनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि ये, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं कि मैं कांग्रेस को यहां पर जस्टिफाई करूंगा, लेकिन एक विश्लेषक होने के नाते ये तो जरूर बोलूंगा, जरूर बताऊंगा कि देश की जितनी पार्टियां हैं उसमें से 90% पार्टियां किसी न किसी एक धुरी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो फिर सिर्फ गांधी परिवार की बात क्यों आप करते हैं। आप क्यों नहीं बात करते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की। बीजेपी मतलब क्या है आज बता दीजिए। चलिए, सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दावा करती है बीजेपी। हु इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी। उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं। लाल कृष्ण अडवाणी चले गए, उसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो हाशिए पर बिठा दिए गए। कहां है बीजेपी, तो उसकी बात आप नहीं करोगे। तो इसीलिए जुगनू शेख कर रहे हैं सर,
इसमें गलती हमारे देश के जनता की है। हमारे देश के जनता को हॉस्पिटल अस्पताल नहीं चाहिए, हमारे देश की जनता को कॉलेज स्कूल नहीं चाहिए, मंदिर और मस्जिद हम रोजगार के नाम पर हैं। रोजगार की बात आप कर रहे हैं ना, तो देखिए बेरोजगारी का आंकड़ा अभी मार्च महीने का जो बीता हुआ, ये हम अप्रैल अभी बीता है, मई में है, एक महीना पहले का आता है आंकड़ा, 6.5 से हम 7.6 पर पहुंच गए हैं। यानी कि लगभग 1% से ज्यादा का इजाफा हो गया है बेरोजगारों में। और ये इस देश की बेरोजगारी है कि इस देश में 7.6% बेरोजगार पैदा हो गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बेरोजगारी की बात वही है, बेरोजगारी की बात मत करो, आप बात मत करो महंगाई की, आप बात मत करो कि लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हो गए, चले गए घर, और फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो स्थिति पिछले साल मई में थी, अप्रैल में थी, वही स्थिति इस बार अप्रैल मई में है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बात तो समझनी होगी। और इस बात को अगर हम और आप नहीं समझेंगे तो फिर देश कहां जाएगा। और इसीलिए ये मंच हम लेकर आते हैं दोस्तों, यहां हम और आप दोनों चर्चा करें। इसीलिए आपके जो बयान होते हैं, आपके जो कमेंट होते हैं, इस पर हम ज्यादा समय देते हैं, अपने विश्लेषकों को बैठा करके, रोक करके, लेकिन आपके विश्लेषण, आपके विचार जरूर रखते हैं, ताकि देश दुनिया को आपकी बातें भी समझ में आए। हम 2-4 लोग बैठ करके अपनी बातें, अपनी राग, अपनी रफली सिर्फ बजाते रहें, उससे काम नहीं चलेगा। बात आपकी भी हमें सुननी होगी। और यही बात हम इस सरकार से भी कहते हैं कि जनता की भी सुनो सरकार। जनता सबसे बड़ी इस देश की पूंजी है, उसको आप संभाल कर रखो, वरना आप फेंक दिए जाओगे और बहुत दूर जाओगे, तो जहां से आप लौट के नहीं आओगे। अगर कांग्रेस पार्टी आज पिछले 7 साल में इस गति को प्राप्त की है, तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। उसी तरह हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी का भी वही हश्र हो जो हश्र कांग्रेस का हुआ है, कांग्रेस अपने जनाधार को लौटा ले। तो यही सारी बातें हम करते हैं। खैर, बहुत चर्चा हो गई दोस्तों। और राकेश कुमार कटारिया कह रहे हैं, सर हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रियल में कौन आया, फिर राजनीतिक लड़ाई है। बातें सही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हारून अब्बास भी है, हमारे पीएम और होम मिनिस्टर ने पहले बीजेपी पे ही कब्जा किया था, ये दोनों बीजेपी के नहीं हैं, जुगनू भी हैं लगातार। बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे दिल की बात अपने चैनल पर बताई, बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको दोस्तों बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और बने रहते हैं, कमेंट लिखते हैं, अपने विचारों से अवगत कराते हैं। और आपके विचार इतने सटीक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उन विचारों को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। और इसीलिए रोज आपके विचारों को मैं लेता हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। हर शाम हमेशा की तरह 7 बजे हम इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे। कल शाम भी 7 बजे आपके सामने रहेंगे। 7 से 8 का ये कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम देखिए अभी 20-21 मिनट ज्यादा मैं कर दिया हूं। अपने साथियों को बैठाए हुए हूं और ये कार्यक्रम जो है ये लंबा कर रहा हूं, आपके विचारों को रख रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपके विचार बहुत मायने रखते हैं। जैसे असलम चिश्ती जी लगातार खुश होते हैं हमारे जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आप सब तमाम साथी हमारे साथ जब जुड़ते हैं, हमारे जब अधिक व्यूअर्स होते हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आप लोग खुश होते हैं कि देखिए आज इतने लोग, असलम लगातार लिखते हैं। ऐसे तमाम साथी हैं जो लिखा करते हैं। तो हमारी खुशी में आप खुश होते हैं, हमारे दुख में आप दुखी होते हैं, हमारे गम में आप गमगीन होते हैं। इससे अच्छा और क्या होता है। एक परिवार की तरह मैं आप लोगों के बीच में बैठता हूं। एक परिवार बन चुका है हमारा, जिसमें आप 18.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम में पूरे नहीं जुड़ पाते हैं, जितने भी जुड़ते हैं, लेकिन इतना है कि जिनके पास समय है वो जुड़ते हैं, देखते हैं, लाइव में अपना कमेंट करते हैं। जो नहीं देख पाते हैं हमारे इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम को बाद में देख लेते हैं, लेकिन आप जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। अपने विचारों को, एक विचारों का ये मंच है, अपने विचारों को रखते रहिए और हम भी अपने विचारों तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। जय महाकाल लिख रहे हैं, लव यू सर, देश बच गया बीजेपी के हारने से। सबके अपने विचार हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अलावा तस्लीम कह रहे हैं, जी सही कहा माय फैमिली, बिल्कुल आप लोग हमारे परिवार की तरह हैं। सतवंत सिंह कह रहे हैं, हेलो सर। सतवंत सिंह सनी जी आपको भी हेलो। तो तमाम साथी, अब इस प्रोग्राम को समेटने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने तमाम तीनों साथियों का जो हमारे साथ बने रहे। जयशंकर जी, दीपक जी और अमलेंदु जी, थोड़ा सा लंबा आप लोगों को बैठा लिया मैं, लेकिन
कल मैं कोशिश ये करूंगा सबसे पहले इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कि आप लोगों का ऑडियो लेवल जो है उसकी टेस्टिंग जरूर करवा लें, और कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं अपने यहाँ से ही कहूंगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो ऑडियो लेवल को चेक कर ले, और बिल्कुल जैसे कल जयशंकर जी आपकी आवाज शानदार आ रही थी, कल दीपक जी की आवाज भी बहुत शानदार आ रही थी, आज कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ी है चेक करवाऊंगा। अमलेंदु जी तो पिछले जब से वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनका मोबाइल जो इंटरनेट सेवा है वो भी पॉजिटिव है, शायद इसलिए वो गड़बड़ होता है। लेकिन बहुत धन्यवाद जयशंकर जी कि आप इस चर्चा के लिए आपने वक्त निकाला, बीमारी से उठ के आप आए हैं लेकिन आप चर्चा के लिए वक्त निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं दीपक जी आपको भी कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, और अमलेंदु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों साथियों को बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा को सफल बनाने में आपने साथ दिया, और उसके साथ साथ धन्यवाद आप सभी साथियों का। सीवीएस कुमार लिख रहे हैं ये कही दमदार बात आपने राजीव जी, हर पार्टी एक अवसरवादी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सीवीएस कुमार जी, आप सबके का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा असलम चिश्ती कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत पत्रकारिता के लिए झूठ के सामने आंखों में आंखें डालकर सच दिखाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे पैनल को, बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर झाझड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं गुड राजीव जी। तस्लीम खान जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं हम आप एमपी से देख रहे हैं। बिल्कुल तस्लीम जी कुछ प्रोग्राम कीजिएगा, हमारे एमपी पर भी कुछ प्रोग्राम। बिल्कुल आपको तस्लीम जी बता दूं कि देशबंधु ग्रुप जो है एमपी और छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से वहीं का अखबार रहा है, उसी का ये चैनल है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ पे अगर बात न करें तो कहाँ की बात करें। हमारे साथी जो जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, वो रायपुर से जुड़ते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत घनिष्ठ और पारिवारिक नाता है, इसलिए भी एमपी की बात तो होगी ही। उसके अलावा हमारे साथ तमाम साथी जुड़े रहे, आप सबका रावेंद्र सिंह भी जुड़े रहे हमारे साथ, बोल रहे हैं बीजेपी भगाओ देश बचाओ सर, बहुत ही सुंदर डीबी। सैयद हुसैन भी थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर परफेक्ट एनालिसिस, आई एम फ्रॉम दोहा मिडिल ईस्ट। बहुत धन्यवाद सैयद हुसैन जी, आप दोहा से हमें देख रहे हैं और शुक्रिया कह रहे हैं। तस्लीम खान, श्याम सुंदर भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो मुनीब खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं राजीव जी आपको सलाम, आपको भी सलाम। अशफाक बेगेवाड़ी हमारे साथ हैं, मैं कर्नाटक से हूं, कह रहे हैं सर आपकी बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हो, बहुत धन्यवाद आपको भी, आप कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर झाड़िया हमारे साथ जो कह रहे हैं गुड राजीव जी। मोहम्मद सलीम फ्रॉम यूपी हैं हमारे साथ। अब उत्तर प्रदेश पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि इसके बाद एक तो पंचायत चुनाव है जो जिसका रिजल्ट आना है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उसके बाद गुजरात, इन सब राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव है, तो उस पर भी नजर रहेगी। अगले 6 महीने के बाद अब चुनाव ही चुनाव है, लेकिन रोज शाम चुनावी पंच के अलावा अब धीरे धीरे जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, न्यूज पॉइंट के रूप में आपके सामने रहूंगा और शाम 7 बजे से रहूंगा। नईम अंसारी कह रहे हैं आप जैसे 10-15 हो जाएं तो पूरे देश का भला हो। बस आप लोग हमारे साथ रहें, उसके लिए वही हम चाहते हैं। उद्धव आम्बुल गेकर है जो वेरी गुड पत्रकारिता सर जी कह रहे हैं। दीपक बरदानी भी गुड सर जी कह रहे हैं। सतवंत सिंह सन्नी कह रहे हैं आई एम इन पंजाब। सन्नी भाई आप पंजाब में हैं, पंजाब में किसान आंदोलन जबरदस्त चल रहा है और इस वक्त लॉकडाउन भी है, अपने शरीर का, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मोहम्मद सलीम भी हमारे साथ, असलम चिश्ती लगातार बने हुए, नीरज राजपूत हमारे साथ, सीमा खातून थैंक्स कह रही हैं, रावेंद्र सिंह कह रहे हैं ऐसे ही न्यूज चलाते हैं, चैनल की जरूरत है सर, सुपर सर, बहुत धन्यवाद। तुरफा रानी भी हमारे साथ हैं, अखिलेश यादव की सरकार आना चाहिए कह रहे हैं यूपी में। फिर जुल्फिकार दोला सानिया भी हैं, आई एम फ्रॉम, नहीं लिखा इन्होंने कहाँ से। फिर सुशील पांडे आप अच्छे पत्रकार हैं सर कह रहे हैं। हैरी सकौन कह रहे हैं मेक कांग्रेस गांधी मुक्त कह रहे हैं। अब ये इनकी मांग है, बिल्कुल ये कांग्रेस को सोचना होगा कि कांग्रेस गांधी मुक्त हो कि ना हो। मोहम्मद सलीम है, आप बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं। तो अब साथियों, अब इस कार्यक्रम को सुशील पांडे आपकी इस देश को जरूरत है। नहीं दोस्तों, जरूरत आप जैसे श्रोताओं की, दर्शकों की, दोस्तों की जरूरत है। आप लोग अगर साथ रहते हैं तो पत्रकारिता खुद ब खुद निखरेगी और आप लोगों का साथ रहेगा तो कहाँ का डर। मोहम्मद राजीव आलम कह रहे हैं कटिहार से हैं, ये कटिहार निमौल से हैं। तो अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को यहीं जुल्फिकार कह रहे हैं यूएसए से हैं, बहुत धन्यवाद जुल्फिकार धोला सानिया जी कि आप
आप यूएसए से हमें देख रहे हैं, महबूब साबिर नाइस सर कह रहे हैं, काका ज्ञान दर्शन भी हैं, और उसके अलावा नीरज कुमार यूपी में, अखिलेश यादव, सतवंत सिंह कह रहे हैं मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों अब कार्यक्रम समाप्त करें। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और इस कोरोना महामारी के वक्त जरूरत है कि अपना अपने परिजनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हम एक दूसरे की चिंता करें और कोई भी जरूरत हो किसी की तो उसकी मदद जरूर करें, उसके लिए बाहर जरूर निकलें और लेकिन अपना ख्याल अपना बचाव करते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, और कल शाम 7 बजे आप सबका इंतजार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।